हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जिवेश। आई वेलकम टू माय चैनल बायो प्रोफेशनल। हम सेल बायोलॉजी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाइए और पहले उन दो वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारे रिलेटेड होता है। और आप अगर पहले से समझते हुए आएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। अगर आप नीट के स्टूडेंट और नीट एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि नीट में इतना डिटेल्स में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जितना भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। और मेरा विश्वास ये है कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में ज़्यादातर केसेस में आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से लॉन्ग आंसर्स को लिख सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो और आप किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान देके देखना है और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, और आपको एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक सेल बनाया और जिसमें मैंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ब्लैक कलर से डिनोट किया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदर की साइड है इसे हम साइटोसोलिक फेस कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि एक सेल के बाहर के साइड को हम नॉन साइटोसोलिक फेस कहते हैं। ठीक है। और हमने पहली वीडियो में कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। तो लिपिड बाइलेयर, इसका मतलब है इसमें दो लेयर है, इसमें दो लेयर है, और हम एक लेयर को एक लिफलेट कहते हैं, एक लेयर को हम एक लिफलेट कहते हैं, और इस लेयर को भी लिफलेट कहेंगे। मतलब एक लिपिड, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लिफलेट प्रेजेंट होता है। जितना भी लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हेट्रोजेनियस है। इसका मतलब है, अगर आप मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें डिफरेंट टाइप्स की लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मान लीजिए आप फॉस्फेटिडिल कोलिन की बात कर रहे हैं, फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन की बात कर रहे हैं, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल की बात कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोपोर्शन है एक पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाने की, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेम एक लिपिड लीफलेट में, और यहाँ पे इसका जो मतलब ऑकरेंस है फॉस्फेटिडिल कोलिन की, वो सेम नहीं है। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स एक लीफलेट में पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस नहीं है बल्कि हेट्रोजेनियस है। अगर हम एक साथ में लिपिड बाइलेयर को देखें तो हम इसे कहते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है जो लिपिड मॉलिक्यूल्स बाहर की साइड मिलते हैं, अगर मान लीजिए एक लेयर है, एक लेयर है जो बाहर की ओर मिलता है जो लिपिड मॉलिक्यूल्स, और अंदर की जो साइड लिपिड मॉलिक्यूल मिलता है, इसका जो है ऑकरेंस सेम नहीं है, एसिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे फॉस्फेटिडिल कोलिन ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे इसका ऑकरेंस कम मिल रहा है। तो हम चलिए देखते हैं एग्जैक्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की जो एसिमेट्रिक बिहेवियर है उसको हम देखते हैं, और हम देखेंगे कहाँ पे, किस लेयर पे कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ये आरबीसी के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि आरबीसी में जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये आसान होता है एक्सपेरिमेंट करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके वजह से जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है ये मतलब आरबीसी के ऊपर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये साइटोसोलिक, मान लीजिए ये साइटोसोलिक फेस है और ये नॉन साइटोसोलिक फेस है। जो साइटोसोलिक फेस होता है इसमें देखा गया है कि जो फॉस्फेटिडिल सेरिन है, फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है, इसका जो ऑकरेंस साइटोसोलिक फेस में ज्यादा रहता है, सभी का ज्यादा रहता है। और जो नॉन साइटोसोलिक फेस है इसमें देखा गया है कि जो फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन की ऑकरेंस ज्यादा रहता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नॉन साइटोसिलिक फेज है इसमें इन तीनों प्रेजेंट नहीं है। इन तीनों का जो ऑकरेंस है ये साइटोसोलिक फेज में ज्यादा है, और इन दो का जो ऑकरेंस है ये नॉन साइटोसोलिक फेज में ज्यादा है। अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये सिर्फ नॉन साइटोसोलिक फेज में पाया जाता है, और ये यहाँ पे पाया नहीं जाता है। देखिए, नेचर में जितना भी कुछ होता है इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ये अलग बात है कि हमें पता नहीं चलता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके लिए, उसके बाद हमें मालूम चलता है। तो यहाँ पे भी सेम यही है, जो ग्लाइकोलिपिड है ये बाहर की साइड प्रेजेंट रहता है और जो साइटोसोलिक फेज है यहाँ पे एब्सेंट रहता है। अगर हम फॉस्फेटिडिल सेरीन के बारे में बात करें तो फॉस्फेटिडिल सेरीन जो है ये इनर लीफलेट में ज्यादा मिलता है। अगर ये फॉस्फेटिडिल सेरीन इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में जाता है तो बहुत सारे सिग्नल्स देता है अलग अलग सेल टाइप्स में। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, जो लिम्फोसाइट एज होने के बाद ये फॉस्फेटिडिल सेरीन बाहर की ओर मूव करता है और उसके बाद मैक्रोफेज इसको एनगल्फ कर लेता है। अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स में जब फॉस्फेटिडिल सेरीन साइटोसोलिक फेज से नॉन साइटोसोलिक फेज में जाता है तो ब्लड कोआगुलेशन होता है, और फॉस्फेटिडिल सेरीन का रोल एपोप्टोसिस में भी है। एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे भी फॉस्फेटिडिल सेरीन जब इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में जाता है तो एपोप्टोसिस होता है। ये सारी चीज हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, तो आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखना। अगर हम फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन की बात करते हैं तो इसका जो रोल है ये मेम्ब्रेन को कर्व होने में हेल्प करता है, और जो कि मेम्ब्रेन फ्यूजन और बडिंग में हेल्प होता है। अगर हम फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल की बात करें तो इसका जो इनोसिटोल रिंग है इसमें फॉस्फोरिलेशन होता है, और ये इसका रोल जो है स्टिमुलस को ट्रांसफर करने में। जो मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो विद इन लीफलेट और एक बिटवीन दिस टू लीफलेट। विद इन लीफलेट मतलब ये एक लीफलेट है, इसके मतलब इस लीफलेट में ही मूवमेंट होगा, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। और एक है बिटवीन लीफलेट, मतलब इस लीफलेट से इस तरफ जा सकता है और इस लीफलेट से इस तरफ आ सकता है। देखिए, जो इस विद इन जो लीफलेट है, मतलब एक लीफलेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो है लेटरल मूवमेंट, एक को हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट, मतलब जो इधर से इधर जा सकता है, उधर से इधर आ सकता है। और एक है रोटेशनल मूवमेंट, जो एक ही लीफलेट में रोटेट करेगा। और एक बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट की, जो एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में मूव हो सकता है। ये जो दो प्रोसेस है, लेटरल मूवमेंट एंड रोटेशनल मूवमेंट, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक कॉमन प्रोसेस है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है, ये एक रेयर प्रोसेस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें जो है कोई प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। और इसमें जो है, इसमें प्रोटीन की जरूरत होती है इसको मूवमेंट होने के लिए, प्रोटीन नीडेड। ठीक है, तो आप अभी सोच रहे हैं कि इसमें ये जो लेटरल मूवमेंट एंड रोटेशनल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, लेकिन इसमें क्यों प्रोटीन चाहिए होता है, राइट? सो आप देखिए, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, ये हमने कहा था ये पोलर हेड है और ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ठीक है, और ये भी पोलर हेड है और ये हाइड्रोकार्बन टेल है। जब लेटरल मूवमेंट होता है तब जो है इधर से इधर मूव हो सकता है और इधर से इधर मूव होता है। लेकिन जब ट्रांसवर्स मूवमेंट की हम बात करते हैं तब ये जो पोलर रीजन है, ये तो पोलर रीजन है और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है तब ये जो पोलर हेड है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस करके फिर उसको इस लीफलेट में जाना पड़ता है।
और इसके वजह से प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा तो ये ट्रांसवर्स मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और इसके लिए ये एक रेयर प्रोसेस है। तो जो ट्रांसवर्स मूवमेंट होने के लिए जो प्रोटीन हेल्प करता है, इसका नाम है फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड हम बात करेंगे स्क्रैम्बलेज के बारे में। तो फ्लिपेज जो है ये पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीज है, मतलब ये एक पी फैमिली प्रोटीन है। तो हम प्रोटीन को फैमिली क्यों कहते हैं, मतलब प्रोटीन के फंक्शंस के ऊपर, प्रोटीन्स के फंक्शंस के ऊपर हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन फैमिली को। तो ये जो फ्लिपेज है ये एक पी टाइप मतलब पी फैमिली प्रोटीन है। तो इसे हम कहते हैं पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीज, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है। किसको ट्रांसपोर्ट करा है? लिपिड मॉलिक्यूल को एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में ट्रांसपोर्ट करा रहा है। उसके बाद ये मतलब किसके ट्रांसपोर्ट कराता है? ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की ट्रांसपोर्ट कराता है। तो क्या हर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है? जी नहीं, ये इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जिसके पास फ्री एमिनो ग्रुप हो। जिसके पास क्या हो? फ्री एमिनो ग्रुप। तो आप सोचिए किस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के पास फ्री एमिनो ग्रुप है? तो हमें मालूम है फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन के बारे में। फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन नाम से ही मालूम चल रहा है इसमें एमिनो ग्रुप है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फेटिडिल सेरीन की, इसमें भी फ्री एमिनो ग्रुप है। तो ये इन फ्री एमिनो एसिड ग्रुप वाले जो ग्लिसरोलिपिड है उनकी ट्रांसफर में हेल्प करता है। और ये जो एक प्रोसेस है ना, ये एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। एक है एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। एक बात आप थंब रूल की तरह मान लीजिए, जो भी प्रोसेस एटीपी डिपेंडेंट होती है इसका रोल हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए होता है, और जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए होता है ये अलोंग द ग्रेडियंट हमेशा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बात की है मैंने, जो फॉस्फेटिडिल इथेनॉलेमिन एंड फॉस्फेटिडिल सेरीन, तो इसमें देखिए ये हमने बोला था कि ये साइटोसोलिक फेज है, राइट? ये साइटोसोलिक फेज है। तो इसका जो कंसेंट्रेशन है फॉस्फेटिडिल सेरीन की और फॉस्फेटिडिल इथेनॉलेमिन की, इसका कंसेंट्रेशन साइटोसोलिक फेज में ज्यादा है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो नॉन साइटोसोलिक फेज है ये इधर से इधर मूव करेगा, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है और जो नॉन साइटोसोलिक फेज है यहाँ पे कम है। और ये जो प्रोसेस है एटीपी डिपेंडेंट है, इसके वजह से ये जो लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूव कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो फ्लिपेज है ये नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक साइट में मूव कराता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को। चलिए आप बात करते हैं फ्लोपेज के बारे में। जो फ्लोपेज है एक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फैमिली है। तो मैंने कहा था आपको, जो प्रोटीन्स है इसका फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करके उनको क्लासिफाई किया जाता है। जो फ्लोपेज है ये एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को ही मूवमेंट कराता है, ठीक है? और ये भी एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और ये साइटोसोलिक से नॉन साइटोसोलिक फेज में मूवमेंट कराता है। तो ये एक बात आप ध्यान रखना, जो फ्लिपेज है और ये जो फ्लोपेज है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनली होता है। मतलब ये फिक्स है कि जो फ्लिपेज है ये नॉन साइटोसोलिक से लेके साइटोसोलिक तक ही मतलब मूव कराएगा, और ये जो है फ्लोपेज है ये साइटोसोलिक साइट से नॉन साइटोसोलिक साइट की ओर मूव कराएगा। और अगर हम बात करते हैं स्क्रैम्बलेज के बारे में, जो ये प्रोसेस है ये एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। दैट मीन्स इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। अगर इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होता है तो ये कभी भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा ही नहीं सकता। तो ये हमेशा क्या होता है, अलोंग द ग्रेडियंट ही मूव करेगा। इसके वजह से ये जो है इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। और ये एक प्रोसेस जो है कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें कैल्शियम की जरूरत होता है। तो मैंने कहा था जो ये प्रोसेस है ये एटीपी इंडिपेंडेंट है, इसके वजह से ये साइटोसोलिक फेज से नॉन साइटोसोलिक भी जा सकता है और नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक फेज में भी मूव कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल्स किस तरफ ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये मूव करेगा। मैंने आपको कहा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हेट्रोजेनियस है। तो इस हेट्रोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है लिपिड राफ्ट।
तो चलिए आप बात करते हैं हम लोग लिपिड राफ्ट्स के बारे में। तो लिपिड राफ्ट जो है इसमें देखा गया है कि जो स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ये दोनों मेम्ब्रेन लिपिड्स पाया जाता है, और इसमें स्फिंगोलिपिड में दोनों स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोग्लिसरोलिपिड दोनों की प्रेजेंस मिलती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो लिपिड राफ्ट्स है इसमें ग्लिसरोलिपिड क्यों नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ स्फिंगोलिपिड ही क्यों प्रेजेंट है। तो इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। जो लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड है उसको हम लोग ऐसे स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये पोलर हेड है और ये हाइड्रोकार्बन टेल है। तो इसका जो हम स्फिंगोलिपिड की जो हम पोलर हेड है ये रहा, और जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का जो है पोलर हेड है वो छोटा होता है, और ये जो स्फिंगोलिपिड का जो पोलर हेड है ये पोलर हेड बड़ा होता है, और इसमें सिर्फ एक ही फैटी एसिड जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं कह रहा था जो लिपिड राफ्ट बनता है ये स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनता है। आप एक बात सोचिए, ये इसका पोलर हेड इतना बड़ा साइज का है और साथ में एक ही फैटी एसिड है, तो इसमें जो ये स्पेस ज्यादा है, और जो कि कोलेस्ट्रॉल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ पे फिट हो सकता है। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है तो यहाँ पे फिट हो सकता है। और अगर हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो इसमें पोलर हेड भी इसका छोटा है, और साथ ही साथ इसमें दो फैटी एसिड टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल है। जो कि कोलेस्ट्रॉल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ये इसमें भी इंटरकलेट कर सकता है, लेकिन जो इंटरकलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है इसमें ज्यादा प्रेजेंट रहता है। इसके वजह से जो स्फिंगोलिपिड्स होता है और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों में एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होता है, और इसके वजह से एक हम इसे लिपिड राफ्ट्स कहते हैं। तो अब बात आता है कि जो लिपिड राफ्ट्स है इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन अब भी कंफ्यूजिंग है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका रोल जो है कोलेस्ट्रॉल अपटेक में है, कोई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी रोल है, और कोई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसका रोल जो है एंडोसाइटोसिस में भी है। तो ये फंक्शन आप अभी फिलहाल के लिए छोड़ दे, क्योंकि इसका जो फंक्शन है ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। जो लिपिड राफ्ट्स है ना, ये इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। आप अगर सोच रहे हैं सिर्फ इसमें मेम्ब्रेन लिपिड्स ही है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। और प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करके, प्रोटीन किस तरह की प्रोटीन इसमें रहता है इसके ऊपर डिपेंड करके लिपिड राफ्ट्स की स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। हम देखेंगे इसके बारे में। और ये जो है ये मतलब एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जो फिक्स नहीं है, स्टेटिक नहीं है। अगर मान लीजिए एक राफ्ट बना है एक लीफलेट में, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो राफ्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे है ये फिक्स रहेगा। यहाँ पे जो है ये स्फिंगोलिपिड इधर भी मूव कर सकता है, इधर से बाहर से स्फिंगोलिपिड इसके अंदर भी आ सकता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हमको पता ही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, वो स्टैटिक नहीं है, और पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। तो लिपिड राफ्ट्स कैसे स्टैटिक हो सकता है, ये भी डायनामिक ही होगा। देखिए जो लिपिड राफ्ट्स में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है इसका नाम है कैवियोलिन एंड दूसरा है फ्लोटिलिन। ये दो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करके लिपिड राफ्ट्स की स्ट्रक्चर डिफाइन होती है। तो अगर ये कैवियोलिन प्रोटीन है तो ये लिपिड राफ्ट की स्ट्रक्चर जो है ये केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये फ्लोटिलिन जब रहता है लिपिड राफ्ट में तो ये प्लेनर ही रहता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है प्लेनर रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की जो ऑकरेंस है, हम प्रोटीन्स देखेंगे किस डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। हम बात करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हम देखेंगे इस कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जो फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। आपको बस यही करना है, आप अगर अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखे हैं
तो आप जरूर सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करते रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक बार इस वीडियो देख लिए हैं तो आपको सारे चीज याद रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नोट डाउन करना है और आपको जो है रिवाइज करते रहना है। आप जब रिवाइज करते रहेंगे एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग until and unless it becomes a part of your memory, उसके बाद आप देखेंगे जो आप कितने कॉन्फिडेंस से आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकेंगे। और एग्जाम्स तो आप क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। फाइनली मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी नॉलेज को इम्प्रूव किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं अपना इस चैनल को ग्रो करा सकूं और सारे बायोलॉजी लवर्स तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।